जय भीम साथियों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की राजनीति यात्रा पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने बिहार की राजनीति में लंबे समय तक शासन किया है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। कभी लोहिया की समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर राजनीति में कदम रखने वाले नीतीश कुमार आज उन मूल्यों से कोसों दूर खड़े नजर आते हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का उदय उस समय में हुआ था जब बिहार की तत्कालीन सत्ता पर तथाकथित भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि उस तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों के भीतर असली मंशा क्या थी, वो आज बिहार को देखने को मिल रहा है। खैर, वापस आते हैं हम नीतीश कुमार के मुद्दे पे। उनकी शुरुआत एक ईमानदार सुशासन की उम्मीद को लेकर हुई थी। उन्होंने सामाजिक न्याय, दलित पिछड़े वर्गों की भागीदारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नई राजनीति दिशा देने का वादा किया था। लेकिन आज के समय नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं को त्याग दिया है, बल्कि सत्ता की राजनीति में इस हद तक लिप्त हो गए हैं कि उन्होंने समाजवाद का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों से कर दिया। आज वे बार बार पाला बदलने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज वो एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका ये सत्ता लोभी व्यवहार न सिर्फ बिहार की जनता को धोखा में रखा है, बल्कि लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादियों के सिद्धांतों की खुली अवहेलना की है। नीतीश कुमार की राजनीति ने दिखा दिया है कि जब विचारधारा सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाती है तो सिर्फ व्यक्ति नहीं गिरता, पूरी राजनीति का स्तर गिर जाता है, जिनका नुकसान पूरे प्रदेश के दलित पिछड़े आबादी को होता है। बिहार की राजनीति में आज समाजवाद यदि एक इतिहास की बात बन गया है तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। बिहार की राजनीति लंबे समय तक समाजवादी आंदोलनों, दलित बहुजन उभार और पिछड़ा वर्ग की राजनीति के केंद्र में रही है। स्वतंत्रता के बाद से ही बिहार सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला के रूप में उभरा है। यहाँ जेपी आंदोलन, मंडल आयोग और लालू यादव की सरकार, यह सब मिलकर समाजवादी राजनीति की नींव बनाते हैं। लेकिन 21वीं सदी में नीतीश कुमार की राजनीति को कई जानकार इस परंपरा से अलग हटने वाली धारा के रूप में देखते हैं। हमारा ये वीडियो इसी मुद्दे पर आधारित है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार की राजनीति ने बिहार में समाजवादी परंपरा को तोड़ा है? क्या उन्होंने समाजवाद के उद्देश्य से हटकर एक नई सत्ता संरचना को जन्म दिया है जिसमें उच्च जातियों का पुनर्वापसी और पूंजीवादी राजनीति का वर्चस्व दिखाई देता है? इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि समाजवाद का वास्तविक अर्थ क्या है। समाजवाद का अर्थ होता है समता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय की स्थापना। बिहार में समाजवाद की जड़ें 1930 और 1940 के दशक में ही पड़ गई थी। राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने समाज के वंचित, पिछड़े और दलित तबकों के लिए संघर्ष किया था। जहां जेपी आंदोलन छात्र, युवा और किसानों के लिए बड़ा आंदोलन के रूप में उभरा, तो वहीं कर्पूरी फार्मूला ने आरक्षण की व्यवस्था करके पिछड़े समुदाय के लोगों को प्रशासन में भागीदारी दिया। फिर आया लालू यादव का दौर। समाजवाद को समझने वाले कई जानकार बताते हैं कि लालू यादव के दौर में बिहार में दलित पिछड़ों की स्थिति में काफी सुधार हुआ था। आज भी कई बुजुर्ग जो दलित पिछड़े समाज से होते हैं वो बताते हैं कि लालू यादव के शासनकाल से पहले दलित पिछड़ी जातियों को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। सवर्ण जातियों के सामने कोई दलित पिछड़े समुदाय के लोग सर उठाकर नहीं चल सकते थे। इसका कई प्रमाण तो आज भी मौजूद है। आज भी बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सवर्ण जातियों की आबादी अधिक है, वहां दलित पिछड़े समुदाय के लोग बंधुआ मजदूर के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां दलित पिछड़े लोगों को वोट तक डालने नहीं देता है। लालू यादव के शासनकाल में बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति चरम पर था। उनके शासनकाल के दौर में ही बिहार की राजनीति में एक मशहूर नारा प्रचलित हुआ और वो नारा था, भूरा बाल साफ करो। इन नारों के माध्यम से दलित पिछड़े समुदाय के लोग सवर्ण प्रभुत्व को चुनौती देता था, लेकिन मीडिया ने इसे इस प्रकार से प्रचारित किया कि यह नारा लालू यादव ने ही दिया था, जबकि कई मौके पर स्वयं लालू यादव ने इस बात पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। ये नारा लालू यादव ने तो नहीं दिया था, लेकिन इसके शासनकाल में दलित पिछड़े समुदाय के लोग इतने जागरूक हो गए थे कि वे अब सवर्ण जातियों की आधिपत्य को स्वीकारने से इनकार कर दिया। इसलिए लालू यादव के शासनकाल को बिहार में लालू युग कहा जाता है। लेकिन जहां एक और लालू यादव दलित पिछड़े समुदाय के लोगों को संगठित और सशक्त कर रहे थे, तो वहीं सवर्ण जातियों के जमात ने लालू यादव के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वो राष्ट्रीय स्तर पर लालू यादव को खलनायक की तरफ पेश कर रहे थे। उनके शासनकाल को जंगल राज तक करार दे दिया था। इस पूरे खेल में सवर्ण जातियों के संगठन से लेकर मुख्य धारा की मीडिया तक शामिल था। लेकिन कई जानकार बताते हैं कि इसमें सिर्फ सवर्ण जातियां ही शामिल नहीं थी, बल्कि इस पूरे खेल में नीतीश कुमार का भी अहम योगदान था। जहां सवर्ण जातियों के लिए लालू यादव की सामाजिक न्याय की लड़ाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वहीं नीतीश कुमार भी इस बात को भली भांति जानते थे कि
बिना लालू यादव को हटाए बिहार की सत्ता में जगह मिलने वाला नहीं है। कई जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार के इन निजी महत्वाकांक्षाओं ने समाजवाद और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मिट्टी में मिला दिया। नीतीश कुमार स्वयं लोहिया और जेपी के अनुयायी होने का दावा करते हैं। उन्होंने भी राजनीति की शुरुआत समाजवादी आंदोलनों से ही की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके निर्णयों और नीतियों में बहुत भारी अंतर देखने को मिलता है। चारा घोटाला के उजागर होने के बाद नीतीश कुमार ने एक साफ सुथरी राजनीति की छवि बनाई थी। 1994 से 2005 के दौर में नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में रहे थे और धीरे धीरे लालू यादव के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर समाजवादी सत्ता का विकल्प बना। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या चारा घोटाला के बहाने पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व को हटाकर एक नए प्रकार की प्रशासनिक नौकरशाही को सत्ता में लाया गया, या जब वो सत्ता में आए तो क्या उन्होंने बिहार की राजनीति में समाजवाद और सामाजिक न्याय के आंदोलन को बरकरार रख पाए? तो इसका जवाब है नहीं। जहाँ तक चारा घोटाला की बात है तो ये घोटाला सच में हुआ था, लेकिन इसके उजागर होने के बाद जो राजनीति धारा उभरी उसने सामाजिक न्याय के मुद्दे को बहुत पीछे छोड़ दिया और उसके जगह पर विकास, कानून का राज और प्रशासनिक दक्षता की एक नई लकीरें खींच दी गई। नीतीश कुमार सत्ता में आने के बाद वही काम किया जो सामान्यतः सवर्ण जातियों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया गया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार साल 1996 से ही भाजपा के सहयोगी रहे हैं। भाजपा के साथ गठबंधन करना ही अपने आप में एक प्रकार से सामाजिक न्याय के विरोधी निर्णय माना जाता है, क्योंकि भाजपा सामान्यतः सवर्ण वर्चस्व वाली पार्टी मानी जाती रही है। नीतीश कुमार को साल 2013 में नरेंद्र मोदी से अलग होना और फिर साल 2017 में पुनः वापसी होना, यह एक प्रकार से राजनीतिक अवसरवाद का संकेत है, जिसका समाजवाद से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। समाजवाद की वैचारिक प्रतिबद्धता से नीतीश कुमार का यह जुड़ाव लगातार कम होता गया और सत्ता संतुलन ही उनकी प्राथमिकता बन गई। साल 2024 में नीतीश कुमार सरकार ने सवर्ण आयोग के गठन की घोषणा की। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों की पहचान करना और उसे राज्य की योजनाओं में हिस्सेदारी देना बताया गया। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार का यह कदम सामाजिक न्याय की अवधारणा के उल्टा जाता है, क्योंकि आरक्षण और सकारात्मक भेदभाव की नीति वंचितों के लिए होती है, न कि पहले से सशक्त शक्तिशाली जातियों के लिए। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में कमंडल की जीत है। नीतीश कुमार ने भाजपा के प्रभाव में रहते हुए सवर्ण जनाधार को भी साधने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री कई ऐसे फैसले लिए जो सवर्ण जातियों के द्वारा ज्यादा पसंद किया गया। उनके इस रवैये से सबसे ज्यादा नुकसान बिहार के दलित पिछड़े समुदाय को हुआ। आज भी आए दिन बिहार के किसी न किसी क्षेत्र से दलित अत्याचार की खबर सामने आती रहती है। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की पहचान एक सुशासन बाबू के रूप में बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने शराबबंदी, सड़क और पुल का निर्माण, बालिका शिक्षा में सुधार, पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की बात करते रहते हैं। लेकिन इन योजनाओं के पीछे सामाजिक चेतना की बजाय प्रशासनिक नियंत्रण का भाव रहा है। जहां लालू यादव की राजनीति वंचितों की चेतना को जगाने की थी, तो वहीं नीतीश कुमार की राजनीति उसे शासन का लाभार्थी बना देती है और सवर्ण जातियों को एक बार फिर से उभरने का मौका दे देता है। कई जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में समाजवादियों का बिखराव हुआ है, जिसमें लोजपा का विभाजन, आरजेडी से उनका बार बार टकराव, जदयू का वैचारिक ह्रास इस बात का संकेत देती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में समाजवादी पार्टियां एकजुट नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने सत्ता में हमेशा बने रहने के लिए रणनीतिक गठबंधनों को ज्यादा प्राथमिकता दी। नीतीश कुमार के शासनकाल में देखा गया है कि सवर्ण नौकरशाहों और अधिकारियों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है। प्रशासनिक पदों पर सबसे अधिक संख्या में सवर्ण जातियों की नियुक्ति मिली है। उनके द्वारा कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो मुख्यतः भूमिहार राजपूत हितैषी फैसला माना गया है, जिसमें से सबसे प्रमुख है कि भूमि सुधार की बातें ठंडे बस्ते में डाल देना। नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा भूमि सुधार की बातें ठंडे बस्ते में डालना, सामंती ताकतों को कोई चुनौती नहीं देना, इस बात का संकेत है कि वो सवर्ण जातियों के सामने नतमस्तक हो गए हैं और समाजवाद की लड़ाई को बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण उद्देश्य शहरीकरण और कॉरपोरेट निवेश का प्रोत्साहन में रहा था, जिसके कारण किसान और मजदूर वर्ग की समस्याएं हाशिए पर चला गया। इनका यह बदलाव दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में अब सामाजिक न्याय की जगह सत्ता का केंद्रीकरण और व्यवस्थागत नियंत्रण प्रमुख हो चुका है। नीतीश कुमार के शासनकाल में दलित और पिछड़े की वर्ग की चेतना धीरे धीरे निष्क्रिय होती चली गई। उन तबकों को राजनीतिक भागीदारी के स्थान पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थी बना दिए गए। इनके शासनकाल में ऐसा देखा गया है कि छात्र आंदोलनों, किसान आंदोलनों या जाति आधारित संघर्षों को लगातार कमजोर किया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार ने समाजवाद को खत्म कर दिया है? तो इस प्रश्न का सीधे उत्तर तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि इन्होंने समाजवाद की लड़ाई को बहुत ही पीछे कर दिया है।
नीतीश कुमार की राजनीति ने बिहार की राजनीति को प्रशासनिक अस्थिरता, आधारभूत संरचना और कानून का राज जैसे मुद्दे की ओर मोड़ दिया और इस बात को वो अपना एक उपलब्धि के रूप में पेश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कानून व्यवस्था की क्या हाल है वो तो पूरा बिहार देख रहा है, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को एकदम निष्क्रिय बना दिया। इनकी रणनीतियां समाजवाद के मूल उद्देश्य से हटकर सत्ताधारी वर्ग को पुनः स्थापित करने की ओर अग्रसर रही है। समाजवाद का मूल उद्देश्य जैसे कि वंचित समुदाय को सत्ता में भागीदारी बनाना, इन बातों को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए कई जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में समाजवाद की अंत की पटकथा है। उन्होंने सामाजिक न्याय की ऊर्जा को योजनाओं और वोट बैंक की सीमाओं में बांध दिया, जिससे नई सामाजिक क्रांति की संभावनाएं खत्म सी हो गई।